अ, हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है यूनिट। अब हमें इसमें छोटे दो टॉपिक रहे हैं। एक जो हमने कंप्लीट किया है कि रिवॉल्यूशनरी वुमेन, जो हमने पढ़ा कि ओलंपिया डी गॉर्ज, उसने उसका कितना रोल था कि राइट्स ऑफ वुमेन्स, उसने जो राइट्स ऑफ वुमेन्स के लिए जो उसने काम किया। अब जो हमारा नया टॉपिक है, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में जो स्लेवरी है, जो थर्ड स्टेट के वो लोग जो प्रॉस्पेरस नहीं थे, उन प्रॉस्पेरस नहीं थे, उनको भी काम करवाते थे। लेकिन जो फ्रांस में जो लोग थे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी यूरोप की कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, काम के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस में हम पढ़ेंगे कि जो जैकबिन रजीम थी, जो हमने पीछे पढ़ा था कि वो थर्ड स्टेट के लोग जिन्होंने जैकबिन क्लब बनाया था, एबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच कॉलोनीज में जिनको भी काम करवाते थे, इनको एबॉलिश किया, कि बोला कि नहीं, हम इनको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लेव्स कहाँ से लाई? द कॉलोनीज इन द कैरेबियन लाइक the San Domingo were important suppliers of commodities. इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ कहाँ से आते थे? कौन को कमोडिटीज़ हुई? बहुत सारे चीज़ों को हम बोलते हैं कमोडिटीज़, बहुत सारी किस्मों की चीज़। ये टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, ये याद रखना चाहिए। ये टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी ये यूरोप में नहीं बनते थे, ये वहाँ पे बनते थे जो कंट्री, ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये इक्वेटर है। इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ इक्वेटोरियल कंट्रीज है, वहाँ पे बनता है टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हो गया शुरू ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जो आपकी बुक में है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या हुआ, यहाँ पे अफ्रीका नीचे है, यहाँ पे अमेरिका, अब फ्रांस, ये मैंने बनाया, यानी यूरोप की कंट्रीज अफ्रीका से स्लेव्स को लेते थे। लगभग 3 महीने लगते थे यहाँ से यहाँ तक ववेज में, यानी शिप में लेते थे इन लोगों को। और यहाँ पे नाइन्टीज एंड बॉर्डक्स, आपकी बुक में होगा नाइन्टीज एंड बॉर्डक्स, अगर आप पढ़ेंगे वहाँ समझ नहीं आएगा। आप देखिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है। अफ्रीका से जो ये गरीब लोग थे, इनको यहाँ से उठाते थे, लेते थे कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज में दो जगह थी, नैंटिक्स एंड बॉर्डेक्स, ये पोर्ट्स हैं, बंदरगाह। वहाँ पे इनकी बोली लग जाती थी, और वहाँ पे इनको, यहाँ वहाँ पे ही काम करवाते, यहाँ वहाँ से इनको खरीद के ट्रांसफ़र करते थे, लेते थे अमेरिका, और वहाँ पे भी इनको काम करवाते थे। इसको भी हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। नाउ जो नेशनल असेंबली है, जिसमें थे थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस पीपल, वो ऑलवेज डिबेटेड ऑन किस पे, कि हमें ये स्लेव ट्रेड या स्लेव्स, इनको हमें बैन करनी चाहिए। बट लेकिन इन्होंने कभी इसको बैन नहीं किया, डिबेट ही किया, क्योंकि जो भी ये पैसा कमाते थे, जो भी पैसा आता था, वो अमीर लोगों से आता था। और अमीर लोग चाहते थे कि स्लेव ट्रेड आगे से आगे आगे बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अमीर बने, पैसे कमाए। बट इट फाइनली द कन्वेंशन, यानी डिप्लोमेसी, इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। लेकिन आखिरकार 1794 में लेजिस्लेशन ने ये पास किया है कि हर एक स्लेव फ्रांस कॉलोनीज़ में, जो भी यहाँ ओवरसीज़ पोजीशन इन्होंने रखे हैं, इस पे बैन लगनी चाहिए। जो भी स्लेव है, अब हम इनको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकेंगे। लेकिन दिस वॉज हावेवर ए शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन जो ये इकदाम इन्होंने उठाया, ये थोड़ी ही देर तक रहा। 10 years लेटर, 10 साल के बाद, नेपोलियन री इंट्रोड्यूसर स्लेवरी। नेपोलियन एक था, बंदा था, ये आपको होमवर्क है कि आप पढ़िए कि नेपोलियन कौन था। कल मैं आपको नेपोलियन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि नेपोलियन ने कैसे इंट्रोड्यूस स्लेवरी की फ्रांस में। और आपकी होमवर्क यह है कि नेपोलियन के बारे में कुछ लिखिए या कुछ पढ़िए। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में स्लेवरी फ्रांस में ख़त्म हुई। इसमें आपको याद रखने की बात क्या है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किसको बोलते हैं? ये मैंने बनाई है, ये ट्रायंगल इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। किसके बीच में थी? अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीका की कंट्रीज़ के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थी। इसमें क्या था, अफ्रीका से स्लेव्स को लेते थे लोगों को, और वहाँ स्लेव्स कहाँ से? 90 सेंट बॉर्डेक्स में इनकी